आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। बीआरएस विधायक हरीश राव ने आज दीपावली के अवसर पर हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। चार मीनार के पास स्थित मंदिर में प्रार्थना करने के बाद राव ने कहा कि हमारी संस्कृति उल्लेखनीय है, क्योंकि यह चार मीनार के भीतर देवी के लिए एक मंदिर होने जैसी परंपराओं को कायम रखती है, जहां हिंदू मुसलमान को सम्मान करते हैं और मुसलमान हिंदुओं का सम्मान करते हैं। तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने हैदराबाद की प्रगति और तेलंगाना के लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। निजामाबाद में एक उपद्रवी शूटर की हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राव ने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि तेलंगाना पुलिस रक्षाहीन है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कांस्टेबल को एक उपद्रवी शूटर ने गोली मार दी। घटना पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की आलोचना करते हुए बीआरएस विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, लेकिन अगर पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो तेलंगाना सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। पूर्व विधायक और बीआरएस नेता बालका सुमन ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर सामंतवादी विचारों को आगे बढ़ाने और तेलंगाना में गुप्त रूप से भाजपा के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया है। आज तेलंगाना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुमन ने कहा कि रेवंत रेड्डी की आरएसएस के साथ गहरी वैचारिक जड़ें हैं और उन्हें अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं के साथ देखा जाता था। उन्होंने कहा कि रेवंत ने खुद स्वीकार किया है कि वह आरएसएस स्कूल से आए हैं, जहां कांग्रेस नेता उन्हें अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, वही भाजपा नेता उन्हें अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। दोनों पार्टियां तेलंगाना में साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने महबूब नगर और मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्रों में भाजपा को जीत दिलाने में मदद की, जिनका वह कभी प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने आश्चर्य जताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने रेवंत रेड्डी को कुछ भाजपा मुख्यमंत्रियों की तुलना में अधिक नियुक्तियां दी, जबकि भाजपा और रेवंत रेड्डी राज्य में एक दूसरे की रक्षा कर रहे थे। 18 अक्टूबर को बंद के दौरान हैदराबाद में तोड़फोड़ के आरोप में पिछड़ा वर्ग संयुक्त कार्रवाई समिति के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। नलाकुंटा के एसएचओ के मारुति प्रसाद के मुताबिक आरोपियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जबरन दुकानें बंद करा दी। उन्होंने कहा कि बीसीएजेसी के सदस्यों ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 191 के तहत दंगे, धारा 189 के तहत गैरकानूनी सभा और धारा 324 के तहत संपत्ति को नष्ट करने के कानून का उल्लंघन किया था। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और जमानत भी दे दी गई। आपको बता दें कि तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव में बीसी को 42% कोटा पर उच्च न्यायालय के रोक के आदेश के खिलाफ राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने आंदोलन का समर्थन भी किया था। शनिवार वाड़ा में कथित तौर पर महिलाओं को नमाज पढ़ते हुए दिखाने वाले एक वायरल वीडियो के बाद बीजेपी के शुद्धिकरण पर एमआईएम का राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि बीजेपी हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद को नष्ट कर रही है। वे केवल नफरत फैला रहे हैं। अगर 3 से 4 मुस्लिम महिलाओं ने जुमे के दिन एक ही स्थान पर नमाज पढ़ी तो इससे क्या परेशानी हुई? जब हिंदू ट्रेनों या हवाई अड्डों पर गरबा करते हैं तो हमने कभी भी आपत्ति नहीं की। देखिए, ये लोग जो है ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए, ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं। सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है, असंवैधानिक चीजें करी जा रही है, और जो गंगा जमनी तहजीब का हमारा भारत देश प्रतीक था उसको मिटाने की पूरी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात करने का इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बस इस तरह आ गए, शुद्धिकरण करने के लिए चले जाएंगे। कितना नफरत, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते ही है और कुछ नहीं है। 3-4 मिनट की जुम्मा का वक्त नमाज अगर किसी ने पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाथी घोड़े पहाड़ टूट पड़े उसके। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के वातावरण में मोहब्बत फैलाना चाहिए। तो आप चले वहां पे शुद्धिकरण करने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, शुद्धिकरण आपको अपनी मानसिकता की करनी है। वो मानसिकता जो नफरत से भरी हुई है उसका शुद्धिकरण आप करिए, देश का विकास होगा और देश में मोहब्बत बढ़ेगी। सर, जिस प्रकार से समाज
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी लंदन की अपनी निजी यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। वे 11 अक्टूबर को अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन गए थे। पार्टी ने बताया कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज सुबह बेंगलुरु लौट आए और मंगलवार को ताड़ेपल्ली पहुंचेंगे। गौरतलब है कि हैदराबाद स्थित सीबीआई मामलों की एक विशेष अदालत ने जगनमोहन रेड्डी को लंदन जाने की अनुमति दी थी। सीबीआई जो जगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जाँच कर रही है, उसने बाद में उन्हें दिए गए यात्रा परमिट को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आरोप है कि जगन ने अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, जिससे जमानत की शर्तों का उल्लंघन हुआ। इस मामले की सुनवाई इस सप्ताह के अंत में होने की संभावना है। इसी बीच जगनमोहन रेड्डी ने दुनिया भर के तेलुगु लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आज केंद्र सरकार की आलोचना की और बाढ़ राहत निधि के आवंटन में राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि कर्नाटक सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला राज्य है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8.9% का योगदान देता है। फिर भी केंद्र सरकार धन के ट्रांसफर के मामले में राज्य के साथ अनुचित व्यवहार करती है। खड़गे ने पत्रकारों से कहा कि वे हमें धन न देकर हमारा गला घोट रहे हैं, जबकि हम सबसे ज़्यादा जीएसटी वसूलने वाले राज्यों में से एक हैं। जीडीपी में हमारा योगदान 8.9% से ज़्यादा है। फिर भी जब धन और करों के ट्रांसफर की बात आती है तो कर्नाटक के साथ हमेशा अनुचित व्यवहार होता है। कर्नाटक के मंत्री ने केंद्र पर भाजपा शासित राज्यों को ज्यादा धन आवंटित करने का आरोप लगाया और कहा कि कर्नाटक के लिए जारी की गई राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के मानदंडों के अनुसार अपर्याप्त है। आगे उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार यह पर्याप्त नहीं है। हमने भारी नुकसान की सूचना दी है और भाजपा शासित राज्यों को तो अधिक धनराशि मिलती है, लेकिन अन्य राज्यों को हमेशा कम धनराशि दी जाती है। कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सभी मंत्रियों और विधायकों को व्यक्तिगत पत्र जारी कर उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से कम 2 लाख हस्ताक्षर एकत्रित करने का निर्देश दिया है। इस पत्र में शिव कुमार ने कहा कि पार्टी के प्रत्येक मंत्री के लिए हस्ताक्षर प्राप्त करने की 24 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की गई है, जिसका अंतिम लक्ष्य 2 लाख हस्ताक्षर प्राप्त करना है। इस अभियान की देखरेख अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के वेणुगोपाल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कर रहे हैं। पत्र में चेतावनी दी गई है कि दोनों ही दैनिक प्रगति की निगरानी करेंगे। शिव कुमार ने लिखा कि राष्ट्रीय महासचिव जिलेवार प्रतिदिन एकत्रित हस्ताक्षरों की संख्या की जानकारी मांगेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दैनिक अपडेट प्रदान करें ताकि कर्नाटक राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का नेतृत्व कर सके। इस अभियान के नवंबर की शुरुआत में भारत के राष्ट्रपति को सामूहिक हस्ताक्षर सौंपने की उम्मीद लगाई जा रही है। कर्नाटक में आरएसएस विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली में आज कहा कि कर्नाटक का एक मुख्यमंत्री जिसके माता पिता के नाम में राम है, जिसकी पत्नी का नाम पार्वती है और जो खुद सिद्धरामैया कहलाता है, वो लोगों को सनातनियों की संगति से दूर रहने को कहता है। उन्होंने आगे कहा कि उनके मंत्रिमंडल के मंत्री क्या कहते हैं, सनातन को खत्म कर दो। अभी देखिए कर्नाटक के अंदर जिस तरह से एक मुख्यमंत्री हैं जिनके पिताजी के नाम में राम है, जिनके माताजी के नाम में राम है, घर में पार्वती जैसी पत्नी है, पार्वती जैसी नहीं पार्वती पत्नी है, उनका नाम ही पार्वती है और स्वयं का नाम सिद्धरामैया, और कहते क्या है कि सनातन से दूरी बना के रखो। उनके कैबिनेट के मंत्री क्या कहते हैं कि सनातन को नेस्तनाबूद कर दो, चूंकि तो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है। उनके मंत्री कहते हैं कि भाई आरएसएस से को हम बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे। कैसी निकृष्ट सोच है। अरे कुछ करने का भी काम करो, सिर्फ बैन करने से बात नहीं बनेगी। भगवा झंडों को फाड़ने और उनके जो बैनर्स को ख़त्म करने और जो सनातन संस्कृति है उस पर प्रहार करने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी जो रसातल में गई राजनीतिक धरातल को तलाशने का जो काम प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होने वाले। जितनी दूरी है सनातन से बनाएंगे उतनी दूरी इनके वोटर इनसे बना लेंगे। ये पता नहीं इनको बात क्यों नहीं समझ में आती। इनके पूर्वज अब कहीं भी जहाँ भी होंगे वो इस बात को लेकर के भ्रमित होंगे, परेशान होंगे कि आखिरकार हमने क्या इसीलिए इसका नाम सिद्धारामैया रखा था।
राम का नाम लेते हो और रामद्रोही काम करते हो। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि मैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान का स्वागत करता हूं। यहां वे नेता चुनाव हारे हैं जिनका वोट बैंक 1 लाख से ज्यादा था। विपक्ष के कई बड़े नेता चुनाव हार गए और बीजेपी जीत गई। कुछ विसंगति है, गलत नाम हटाकर चुनाव कराया जाना चाहिए। चुनाव नहीं लेना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ इस बात का, चाहे कोई भी हो। अगर सही बात कहे तो उसका स्वागत ही करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हारे हैं जिनके पास खुद का वोट बैंक 1-1 लाख वोट बैंक है, जो कभी इलेक्शन जब से लड़े हारे नहीं। कभी बड़े बड़े दिग्गज नेता अपोजिशन के हार गए, बीजेपी चुन के आ गई। तो गड़बड़ी इसमें है। राहुल जी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत सारे लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक एक नाम सही होना चाहिए, जो गलत नाम है कटना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्शन होना चाहिए। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दिवाली पर ऐसे शुभकामनाएं दी जिस पर विवाद मच गया है। बीजेपी ने उन पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा कि लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने में झिझक रहे थे। एक कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं मंच पर पहुंचा तो कई लोगों ने मुझे गुलदस्ते, किताबें दी और कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बताएं। कुछ लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने में झिझक रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम शुभकामनाएं देंगे तो क्या होगा अगर वह नाराज़ हो गए तो। मैं उन लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूं जिसकी आस्था है। 47 वर्षीय स्टालिन के इस बयान से बवाल मच गया है। बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वे मूलतः हिंदू हैं, चाहे वे इसे सहमत हो या नहीं। हम केवल उन्हीं लोगों को शुभकामनाएं नहीं देंगे जो इसमें आस्था रखते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैं उदयनिधि की टिप्पणी की कड़ी निंदा करती हूँ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।